हम्म, हम्म। देखिए अभी जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आवर्त सारणी से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कथन कारक में क्वेश्चन करके अभी पूछा जा रहा है, और हर एक शिफ्ट में मतलब क्वेश्चन बन ही रहे हैं, 1 से 2 3 क्वेश्चन बन ही जा रहे हैं आवर्त सारणी से। तो ये आपको इम्पोर्टेंट मतलब कि ये हॉट टॉपिक बन चुका है ग्रुप डी का। तो यहाँ से आपको सारा मतलब टॉपिक कवर करके जाना है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था, डोबेनाइडर का ट्रिक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, और ये तीसरा है मेंडलीफ का आवर्त सारणी। ठीक, तो यहाँ से मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेंडलीफ के बारे में सारा ये इसमें प्रोसेस रहेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी का इसमें सारा का सारा हम निचोड़ दे दिए हैं एनसीईआरटी का। ठीक, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का इसमें निचोड़ है। अब बताइए कि मतलब कि जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना उसमें का एक एक पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। अगर इससे मतलब कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा ना मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, तो समझिए कि इससे बाहर तो रहेगा नहीं, 100% इससे बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि सारा का सारा एनसीईआरटी का ये निचोड़ है। तो ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मेंडलीव में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय मेंडलीव को जाता है। सबसे पहली बात है कि तत्वों का जो वर्गीकरण है इसका मुख्य श्रेय मेंडलीव को जाता है। ठीक, और देखिए ये रूसी एक वैज्ञानिक है। क्या है? रूसी वैज्ञानिक है, ये रूस के रहने वाले। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जब भी मान लीजिए शिफ्ट हार्ड हो तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये छापा है एकदम एनसीईआरटी में कि रूसी वैज्ञानिक है। ठीक, अब देखिए आपको बताते हैं, ये तत्वों को आवर्त सारणी में रखा था। तत्वों को किस में रखे थे? आवर्त सारणी में रखे थे। ये तो बेसिक जानकारी यहाँ से हो गया, आपको सबको ये मालूम होगा। अब सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर आपको बताते हैं इसका सबसे मतलब कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का मेन क्या है, मेन उनका थॉट क्या था। देखिए उन्होंने क्या किया कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान में सजाया तो सजाया ही, ठीक, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान में उन्होंने रखा, ठीक, लेकिन उन्होंने रासायनिक गुणधर्म को भी ज्ञान नहीं किया। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर तत्वों को भी उन्होंने सजाया था अपने पीरियडिक टेबल में। ठीक, अब देखिए उनका जन्म 1834 में हुआ था। अब आपको कहिएगा कि उनके जन्म से क्या लेना देना है, तो भैया हम बता देना चाहते हैं कि ये मतलब कि टीसीएस है और ग्रुप डी का एग्जाम है, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन बना देगा। जब उसके पास क्वेश्चन ही नहीं बचेगा तो सोचिए कि क्वेश्चन डालेगा कहाँ से। तो एक एक पॉइंट आपको लेके चलना है। ठीक, तो अन्य यहाँ पर सॉरी कितना पर 1834 में साइबेरिया में होता है, ये भी आपको याद रखना होगा भाई। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन करना है तो याद तो करना ही पड़ेगा, साइबेरिया में हुआ था। ठीक, और देखिए जब मेंडलीफ ने उस समय जो ये तत्व अपना आवर्त सारणी बनाए थे उस समय केवल और केवल 63 तत्व ही उस टाइम क्या थे, मौजूद थे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्केल को कम कर लेते हैं। चलिए हाँ, अब देखिए उन्होंने सबसे वरीयता क्या चीज़ दिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो था, सॉरी हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन तत्व था। उन्होंने क्या किया, उनके यौगिकों पर ध्यान दिया कि हाइड्रोजन और प्लस यौगिक के पर ध्यान दे करके उन्होंने सारे एलिमेंट्स को रखा था। तो सबसे बड़ी चीज़ मतलब कि मेंडलीव की यही है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब देखिए आपको हम बताते हैं 63 तत्वों को उन्होंने रखने के लिए 63 ताश के पत्ते लिए, 63 ताश के पत्ते लिए, और 63 पर अलग अलग गुण रख रख के उनके परमाणु द्रव्यमान को इस प्रकार से सजाया कि उन्होंने एक पीरियडिक टेबल इस मतलब कि बनाया जा सके। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 63 मतलब किसी लिए ताश के गड्ढे पत्ते लिए थे और 63 पर उनका गुणधर्म और परमाणु द्रव्य और रासायनिक गुणधर्म को लिखा और चिपका चिपका करके उनके सारे को सजाया, तब जाके पीरियडिक टेबल बनाया था। ठीक, अब देखिए अब ये हम बताते हैं उनके अनुसार मतलब उनके आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये इतना ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ देगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा कथन सत्य है, और देगा उनके मतलब उसमें तत्व का गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, दोनों होते हैं, कोई नहीं। तो आप कथन कारक दे देगा तो आपको ये बाप रे बाप बहुत बड़का बड़का क्वेश्चन पूछ रहा है कथन कारक में। तो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो कथनों कारक आएगा कितनों बड़का तो सही कर लीजिएगा। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए उन्होंने जो इसका आवर्त सारणी का नियम दिया था मेंडलीफ ने, वो 1872 में जर्मन का एक पत्रिका था उसमें जाकर के प्रकाशित हो चुका मतलब हुआ था। अब देखिए ये चीज़ हूबहू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये कहेगा इतिहास भूगोल पूछा है। इतिहास भूगोल नहीं पूछ रहा है जी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो साइंस का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए उन्होंने जो आवर्त सारणी अपना दिया था, आवर्त सारणी, तो ये हो गया आपको, ये हो गई आवर्त, ये हो गया वर्ग। ठीक, वर्ग हो गया। तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा था CH4, क्या लिखा था CH4, और लिखा था RO2 RO3 ऐसे करके। तो वो की चीज़ क्या है, वो चीज़ है जब CH4 लिखे थे वो कार्बन के मतलब कि हाइड्रोक्साइड को दर्शाना चाहते थे, बस इसका मतलब यही है सिंपल सा। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मार दीजिएगा। ठीक, अब देखिए उन्होंने क्या किया कि तत्वों का समान गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को सही मायने में दिखाया जा सके, तो उन्होंने क्या किया, कभी कभी मतलब कम द्रव्यमान को पहले लिख दिया
हाँ सॉरी, ज़्यादा द्रव्यमान वाले को क्या लिया, पहले लिख दिया। ठीक, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान था उसको पहले लिख दिया अपने आवर्त सारणी में, और जिसका कम था उसको थोड़ा बाद में लिख दिया। मतलब कि ये तत्वों के जो आवर्ती फलन होते हैं परमाणु द्रव्यमान में, ये थोड़ा सा भिन्न हो गया। क्यों भिन्न हो गया? क्योंकि वो चाहते थे कि इसका गुण सेम मैच करे, इसीलिए उन्होंने तत्वों का जो ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान था उसको थोड़ा सा पहले रख दिया। ठीक, तो ऐसा कौन सा दो तत्व था? तो देखिए, कोबाल्ट था और एक निकेल था। ठीक, तो कोबाल्ट और निकेल, तो कोबाल्ट का थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान अधिक होता है और निकेल का इससे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन देखिए, निकेल को न रख करके कोबाल्ट को रख दिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, जो मेंडलीव थे उस समय मतलब कि अज्ञात तत्वों के लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया था अपने पीरियडिक टेबल में, उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए जगह छोड़ दिया था। ठीक, और जगह छोड़ने वाले स्थान को उन्होंने इक्का कहा। क्या कहा? इक्का कहा, इक्का। अब जिस भी तत्वों के पास में उन्होंने तत्वों का खाली स्थान छोड़ा, उन्हीं के नाम से उनको दर्शा दिया। जैसे कि ब्रोन था, तो ब्रोन के बाद एक खाली स्थान छोड़े थे तो उसको कह दिया इक्का ब्रोन, इक्का ब्रोन। ठीक, और एल्युमिनियम के बाद में खाली स्थान छोड़ा तो उसको कह दिया एका एल्युमिनियम, और एका सिलिकॉन कह दिया। यानी इसके आगे आगे उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया था। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाद में एका बोरोन की जगह पर कौन सा तत्व आया? तो एस्केडियम आया। और एका एल्युमिनियम की जगह पर क्या आया? गैलियम आया। और एका सिलिकॉन की जगह पर क्या आया? जर्मेनियम आया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इस चार चीज़ को मतलब कि एक बार अपने से रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को पुनः देख लीजिए। कितना मिनट का वीडियो है? 5 से 6-7 मिनट का वीडियो होगा, और क्या। और 6-7 मिनट 10 बार देखिएगा ना, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, उन्होंने हाइड्रोजन तत्वों को स्थान देने में क्या होता है, इनका कमी था कि हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने नहीं बता पाया था, यही इनका कमी था। और देखिए, समस्थानिकों का स्थान इसने नहीं बताया था। जैसे मान लिया हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ना, ड्यूटेरियम एक भी होता है भारी जल, तो इनके समस्थानिकों का स्थान इन्होंने नहीं बताया था। जैसे मान लिया यूरेनियम होता है, तो यूरेनियम का बहुत सारा होता है ना जी, जैसे 292, 293, 294, तो उन्होंने इनका स्थान नहीं बता पाया था। ठीक, तो इनकी ये कमियाँ थी। ठीक, और देखिए, कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन ये होते हैं, मतलब कि इन्होंने बताया था कि परमाणु द्रव्यमान आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों को क्या किया, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा रहते हुए भी आगे लिख दिया। तो ये भी इनकी कमियां थी। तो देखिए, इनकी कमियों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। कमियों से क्वेश्चन पूछता है, तो पहला कमी था कि हाइड्रोजन की वरीयता नहीं दिए थे, कि हाइड्रोजन तत्व कहाँ रहेगा, और समस्थानिकों का स्थान कोई नहीं था, और कुछ भारी तत्वों को पहले लिख दिए और हल्के तत्वों को बाद में लिख दिए। तो ये इनकी कमियाँ थी। चलिए हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्षार धातु से मिलता है। किससे मिलता है? क्षार धातु से। देखिए, और हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ जैसे सूत्र का यौगिक का निर्माण कर लेता है। ठीक, ये हो गया। और हाइड्रोजन की भांति ही ये द्विपरमाणुक होता है। क्या होता है? द्विपरमाणुक होता है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि हाइड्रोजन एकल है कि द्विपरमाणुक है, तो आपको मारना होगा द्विपरमाणुक। देखिए, धातु और धातु के साथ सहयोगी बंधन बनाता है हाइड्रोजन, तो इसलिए हाइड्रोजन तत्व थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन तत्व का सही मायने में अभी तक किसी ने उनका पीरियोडिक टेबल में स्थान निर्धारित नहीं किया था। तो आई होप ये दोस्तों मतलब कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो होगा आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले का आवर्त सारणी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।